अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 9 है और इसमें इंशाल्लाह हम लोग आज डिस्कस करेंगे HRM के बारे में, जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। हम इस लेक्चर में ये बताएंगे कि HRM क्या चीज़ है, इसके क्या फंक्शंस हैं और क्या जो है इसका प्रोसेस है। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। देखिए, HRM स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन सबसे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स क्या चीज़ है। ठीक है। मैनेजमेंट की तो समझ आ रही है, मतलब हम जब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स शुरू किया है इसमें हम मैनेजमेंट की बात करते रहे हैं। ठीक है। या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते रहे, लेकिन अब ह्यूमन रिसोर्स क्या चीज़ है उसके लिए थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे तो उसके बाद उस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो उसके मेजर रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज क्या चीज़ें, ठीक है, कि मतलब कौन सी ऐसी चीज़ जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, ठीक है, जो ज़राए उसके होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उनसे हम लोग गेन कर सकते हैं। सही है। तो अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना, तो उसमें हमारे पास 4 किस्म के रिसोर्सेज हो सकते हैं। जो नंबर 1 है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, नंबर सेकंड जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, थर्ड जो है फिजिकल रिसोर्सेज एंड द फोर्थ वन इज़ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इन चारों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। वैसे जनरली आप देखें तो ये चीज़ें आप जानते हैं। सही है। लेकिन हम यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज। और अब ये ज़रूरी क्यों है, ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा दोस्तों, को मैं बताता चलूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या कुछ लोग जो पुराने भी हैं उन्हें समझ नहीं आती कि वीडियोस को कहाँ से लेते हैं। आपने सबसे पहले करना ये है कि अंबर एकेडमी ओपन करनी है। ठीक है। यूट्यूब के अंदर आप लिखेंगे अंबर एकेडमी तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इफ़ यू इन द केस यू आर यूजिंग ए लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप पर ये स्क्रीन अपेयर होगी। आपने होम मतलब है शुरू से ना बाय डिफ़ॉल्ट होम सेलेक्ट होता है और उसके नीचे वीडियोस आ रही होती हैं, लेकिन आपने होम पे नहीं जाना, आपने प्ले लिस्ट में आ जाना है। ठीक है। प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन जो है वो नज़र आएगी। इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट की मुख्तलिफ प्ले लिस्ट बनी हुई है और हर प्ले लिस्ट के अंदर उस एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है। जैसे आपके सामने ये पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ है, इसकी 14 वीडियोस इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो मतलब है आपने क्या करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का या जो भी सब्जेक्ट आप रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उस पर आप जाएँ और उस प्ले लिस्ट को ओपन करें तो उसकी तमाम की तमाम वीडियोज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। ठीक है। और इन केस यू आर यूजिंग यूजिंग मोबाइल और टैबलेट तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन नमूदार होगी और वहाँ पर भी अपने प्ले लिस्ट पर जाकर अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना। चलें दोस्तों, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाई ह्यूमन रिसोर्स इज़ वाइटल, आपको मैं यही बता रहा था ह्यूमन रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसा टाइप ऑफ रिसोर्स है जो बाकी रिसोर्स को चलाता है। ठीक है। और वो उन्हीं को ड्राइव करता है। देखें, फॉर एग्जांपल दिस रिसोर्स कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अदर रिसोर्सेज। जो आपको मैंने बताया फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या आपके पास जो मशीनरी वगैरह है उस सबको चलाने के लिए ह्यूमन ज़रूरी है ना। आपका कंप्यूटर अगर चल रहा है तो कोई ह्यूमन बैक एंड से उसको चला रहा है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ दिस रिसोर्स इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। देखें, जो ह्यूमन बीइंग्स जो लोग उसको चला रहे हैं आपके रिसोर्सेज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सारी बात है वो इंसान है और तमाम इंसानों की जो प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते कि कौन सा बंदा किस किस्म का है। ठीक है। तो इसीलिए आपकी एफिशिएंसी वगैरह जो इकोनॉमी है, इफेक्टिवनेस है, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं। सही है। तो इसीलिए अच्छे बंदे का इंतखाब करना या अच्छे ह्यूमन रिसोर्स का इंतखाब करना, ठीक है, या अच्छे लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल करना या उनको मैनेज करना ही असल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। मतलब आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उस ह्यूमन रिसोर्स को आप किस तरह इफ़ेक्टिवली, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर अंदाज में चला सकें। ठीक है। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है जी। आई होप आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखें, हाउ एवर इफ़ यू आर एबल टू मैनेज इट प्रॉपरली the human resources, it can give you wonderful results with which no other resource can give you। ठीक है। और why? because यही वो चीज़ है जो बाकी आपके रिसोर्सेज को ड्राइव करता है। अच्छा जी, अब HRM का अपना एक प्रोसेस है। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक अपना प्रोसेस है और वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द HRM प्रोसेस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट ट्राइज टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइड विद द राइट पीपल इन द राइट पोजीशंस व्हेन दे आर नीडेड। इट इंक्लूड्स 7 बेसिक एक्टिविटीज़ which are: number 1, human resource planning,
नंबर 2 रिक्रूटमेंट, और इस तरह 7 आप देख सकते हैं आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये 7 जो चीज़ें हैं ये HRM के प्रोसेस के अंदर आती हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता देता हूँ वन बाई वन, ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर एक आपके सामने एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या चीज़ है दोस्तों? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ये मतलब है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं, ठीक है, या आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं, या आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपको मैनेजेरियल पोस्ट के ऊपर लगाया हुआ है, तो आपने करना क्या है? आपको पता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो भी एक्सपेंड हो रही है। यू कैन टेक इट इन दी सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई गवर्नमेंट की बात करें तो किसी गवर्नमेंट में भी ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है जी। तो जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करती है, तो आपको पता है लोगों की ज़रूरत पेश आती है। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हायर किए जाते हैं, ताकि जो पोस्ट हैं, ठीक है, जो नई वैकेंसीज ओपन हुई हैं, उन्हें फिल करने के लिए लोगों को रिक्रूट किया जाए और लोगों को ऐड किया जाए। ठीक है, तो आप एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का जो सिस्टम है, जो टॉपिक है, वो इससे पिछला जो प्लानिंग का टॉपिक था वो हम उसमें बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि प्लानिंग कैसे की जाती है और क्या होती है। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो पढ़ लें। तो सबसे पहले प्लानिंग होती है ह्यूमन रिसोर्स की, कि भाई हमें इतने लोग चाहिए। ठीक है, उन लोगों से हमने ये काम करवाना है, और इतने टाइम फ्रेम में जो हमने रिक्रूटमेंट करनी है। ठीक है, इतने लोगों को सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, सारी प्लानिंग जो होती है ना, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन HRM प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले होती है प्लानिंग। प्लानिंग में सारी चीज़ें और वर्बली डिस्कस की जाती हैं, तमाम मैनेजर्स वगैरह बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग which comes in the HRM process is recruitment। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट क्या है? आपने अब जैसे आपको पता चल गया कि भाई हमने प्लानिंग कर ली, अब सारे मैनेजर्स मिल बैठ कर ये काम करते हैं कि वो एक मैनेजर को एक डिपार्टमेंट के लिए चुन लेते हैं, दूसरे को दूसरे के लिए, और फिर वो लोग रिक्रूट करते हैं। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट का एक लंबा प्रोसेस है, आपको पता है। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू रिक्रूट पीपल। आप ईमेल के थ्रू भी लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं, या आप वॉक इन इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं, या आप इसके अलावा और भी बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ से भी हेल्प ली जा सकती है। देखें, आपको पता है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी आजकल बड़ी इन है। मतलब है कि लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता करती है और उन्हें कहती है कि मेरे पास ये पोस्ट खाली है, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उन्हें बता दिया जाता है कि हमें इस तरह के लोग जो हैं वो चाहिए। ठीक है, और हमें जो भी आपका जो जिसके CV वगैरह जमा करवाई हो, आप हमें जो है वो रेफ़र करें उन लोगों को। तो इस तरह एक कंपनी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करती है। ठीक है, अच्छा, याद रखें कि HRM प्रोसेस बजाते खुद एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आपको जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन नज़र आ रहा है ना, इनके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। बट हियर वी आर नॉट डूइंग PhD और मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमने सिर्फ इतना करना है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एनालिटिकल आएगा तो हम लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो आपको मैं जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। इसके बाद जनाब जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, आपको पता है कि आपके पास ये लोग जो हैं वो आपने चुन लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप सिलेक्शन करते हैं, और उस तमाम रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में जो लोग आपके सामने नज़र आ जाते हैं, आप किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रखे हैं, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करते हैं उन लोगों को जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। जो मैनेजर समझता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें सिलेक्शन के बाद क्या किया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप व्हिच कम्स इन द कैटेगरी इज सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन क्या है दोस्तों? आपको जैसे पता है, जब आप किसी नई जगह पर जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे नए चेहरे नज़र आ जाते हैं। आपको नहीं पता होता कि इसमें मैनेजर कौन सा है। ठीक है, ये फ़लाना बंदा जो बैठा है क्या काम कर रही है, जो खातून बैठी है ये क्या काम कर रही है। तो आपको क्या किया जाता है कि सारों का इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है, एक सोशलाइजेशन करा दी जाती है। आपको ये पता चले कि आपका काम कहाँ पे है। ठीक है, आपका केबिन कौन सा है, आपका ऑफिस कौन सा है, आपने किस किस चीज़ को किस किस तरीके से यूज़ करना है, और आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है वो कौन है और क्या काम सर अंजाम दे रहा है, ताकि आपको तमाम के तमाम कोलीग्स का पता चले और आप बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ मिल बैठ कर आप एक मतलब है कि कलेक्टिव इन्वायरमेंट में काम कर सकें। ठीक है, कोऑपरेशन का फ़िज़ा जो है वो बनाई जाए, ताकि आपको पता चले, सोशलाइज हो जाए तमाम के तमाम अपने कोलीग से। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ सोशलाइजेशन। ठीक है जी।
उसके बाद जो चीज़ आती है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए जब आपको ये पता चल गया कि आपका काम क्या है, ठीक है, और आपके आस पास जो लोग बैठे हुए हैं वो किस किस्म के काम कर रहे हैं, तब उसके बाद आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाती है। आपको पता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप नए एंटर होते हैं, सबके रूल्स और रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि ये किस किस्म के काम जो है कैसे सर अंजाम देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है 2 महीने 3 महीने, ठीक है। अगर आप अल्लाह करे आप बन जाएँ सिविल सर्विस अकेडमी लाहौर में जाएंगे, 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, मतलब है कि आपको पता है कि किस डिपार्टमेंट में आपने जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव की या पुलिस वगैरह की डिफरेंट होती है ट्रेनिंग। लेकिन जो ट्रेनिंग असल मकसद यही होता है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आपको ये बताया जाए कि आपने काम को किस तरीके से सर अंजाम देना है, ठीक है जी। तो ये है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वक्त के साथ साथ आप डेवलप होते जाते हैं और आपको अपनी फेमिलियरिटी होती जाती है जिस चीज़ के लिए आपको रिक्रूट किया गया था। द नेक्स्ट थिंग इज़ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम गुजारते जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, ठीक है जी। और परफॉर्मेंस की रिपोर्ट दी जाती है, ठीक है। ये मतलब है कि ट्राइमेस्टर रिपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है, सेमेस्टर रिपोर्ट भी हो सकती है, मतलब भाई 3 महीने के बाद भी ली जा सकती है, 6 महीने के बाद भी ली जा सकती है, एनुअल रिपोर्ट भी हो सकती है जी, वीकली रिपोर्ट भी हो सकती है। आपकी तमाम की तमाम परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाता है, ठीक है। और उसी के मुताबिक आपको जो है वो मज़ीद अलाउंसेस दिए जाते हैं या आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने एरो बनाया हुआ है जिससे आपको ये पता चलता है कि जनाब अगर आपकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई तो आप प्रमोट नहीं होगे, आपका कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपके डिमोशंस नहीं होंगे, सेपरेशंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपने डायरेक्ट दोबारा इस स्टेप पर आ जाना है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम गुजारें ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, ठीक है। और परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती है वो देखते हैं कि भाई या तो इस बंदे को ये नहीं पता कि काम कैसे कर रहा है या इसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, तब आपको दोबारा ट्रेनिंग दी जाती है और आपको ये बताया जाता है कि भाई आपको सस्पेंड किया जा रहा है या आपको जो है वो पीछे दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है ताकि आप अपने काम को बखूबी समझ लें, ठीक है। समझने के बाद आपकी दोबारा जो है वो इस स्टेज के ऊपर आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल पर, और परफॉर्मेंस अप्रेजल आपकी देखी जाती है। अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो जनाब द लास्ट थिंग विच कम्स इन दिस कैटेगरी इज़ प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन आपको मिल जाते हैं, आप प्रमोट हो जाते हैं अपने नेक्स्ट ओहदे के ऊपर, ठीक है जी। ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र का ये मकसद है, देखें अगर आप जी CSP बन गए, ब्यूरोक्रेट बन गए, आपको पता है सिंध के अंदर किसी लो चीज़ा वतनी में जाकर ये पता नहीं किसी और शहर में आपको भेज दिया, छोटे से शहर में, और आपकी परफॉर्मेंस इंतहाई अच्छी है, तो आपको पता है आपको उस ज़िले से उठाकर किसी बेहतरीन किस्म के ज़िले के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जो लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, इस्लामाबाद वगैरह, यहाँ पर शहरों के लिए इंतहाई एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव लोगों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो लोग प्रमोट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल इंतहाई ज़बरदस्त होती है, ठीक है। उस बुनियाद के ऊपर उनको अच्छे अच्छे शहरों में पोस्ट किया जाता है, और पोस्टिंग का ये मकसद होता है कि जिस बंदे की पोस्ट जिस किस्म के ज़िले के अंदर होती है उसी के मुताबिक उसे अलाउंसेस और बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सारे के सारे जो है वो HRM प्रोसेस की समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसले मसाले हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है, अभी अगर हम लोग जैसे कि PMS और CSS के लिए मैं कोर्स बना रहा हूँ तो आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पब्लिक सर्विस के HRM किस तरह की जाती है, ठीक है जी। जब सिविल सर्विसेज एकेडमी में आप जाते हैं या आप अल्लाह करे बन जाएँ, ठीक है, CSP बन जाते हैं, तो आपको क्या HRM का प्रोसेस होता है, ठीक है, आपको कैसे सर्व किया जाता है, सही है जी। तो HRM डन इन पब्लिक सर्विस, आपको ये भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज़ HRM एंड हाउ कैन यू कंपेयर द HRM प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको देखें ये बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है। मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ उसको बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर पूरा लेक्चर ज़रूर सुना करें, किसी भी लेक्चर को स्किप ना किया करें। कई ऐसी बातें होती हैं जो आप शुरू से लेक्चर सुनते हुए याद नहीं रखते, आपको कहते हैं बड़ा लेक्चर जो है वो बोरिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, ठीक है। तो और इससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। जैसे ये आपको ये चीज़ कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप मतलब है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं आप उनसे पूछ लें, उन्हें इन चीज़ का नहीं पता। अच्छा जी, एनीवेज देयर इज़ अ कंपेंडियम ऑफ लॉज रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए कंपेंडियम क्या होता है जी, एक आप बुकलेट समझ लें या आप रूल्स एंड रेगुलेशन के एक सेट समझ लें, दैट इज़ कॉल्ड कंपेंडियम, ठीक है। लॉज रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो सिविल सर्वेंट्स के बारे में होती है, दिस कंपेंडियम इज़ कॉल्ड द एस्टा कोड। आपने देखा होगा कि एस्टा कोड सिर्फ ये नहीं कि सिविल सर्वेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है, सिविल इस्टेब्लिशमेंट कोड,
ये अगर आप किसी और जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम मतलब है कि आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप पास हो जाते हैं वहाँ पर आपको कहते हैं कि आपकी रिक्रूटमेंट होगी एस्टा कोड के थ्रू। तो अब एस्टा कोड क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। दी एस्टा कोड इज़ अ बुक दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन ऑन द प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब ये चीज़ें हैं, इस बुक के अंदर ये चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई आपकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, ठीक है। प्लेसमेंट का मतलब आप सिविल सर्विस एकेडमी में गए, ठीक है, आप कोर्स वगैरह सारा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। प्रमोशन, किस बुनियाद पर आप प्रमोट होंगे। ट्रांसफ़र, किस बुनियाद पर आपका ट्रांसफ़र होगा। डिसिप्लिन, किस फील्ड में आप जाएंगे। इन द ट्रेनिंग, ठीक है, किस तरह ये ट्रेनिंग आपकी होगी सिविल सर्वेंट्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किधर हैं? ये सारी चीज़ें एस्टा कोड के अंदर लिखी हुई हैं। और 3 चीज़ें जहन के अंदर रख लें, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे ये ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप CSS या PMS अल्लाह करे क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई आपको सिविल सर्विसेज के बारे में क्या पता है, ठीक है। AC जो है वो क्या होता है, असिस्टेंट जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर से पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, तो द मेन HRM ऑर्गेनाइजेशन फेडरल गवर्नमेंट, आपको पता है CSS अगर आप करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, PMS आपको प्रोविंस के अंदर आता है। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC, ये दो जो हैं, दो इदारे जो हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और FPSC, ये आपके HRM ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, ठीक है जी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखें यही रिक्रूटमेंट करते हैं, यही सिलेक्शन करते हैं, ये सारे काम यही करते हैं ना, आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो ये दो जो हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है? दी FPSC इज रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये रिक्रूटमेंट करता है। वाइल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इज द प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, कैरियर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑफिसर्स ऑफ ऑल पाकिस्तान सर्विसेज, ठीक है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, अच्छा जी, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अब क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने सुना होगा कि फलाना बंदा जो है वो नैब का उसने 17 स्केल का टेस्ट दिया था और वो असिस्टेंट डायरेक्टर नैब के अंदर लग गया है जी AD। अब आपने ये भी सुना होगा एक बंदा जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में 17 स्केल में लग गया है और वो भी वहाँ पर लगा है जी AD, ठीक। अब हेल्थ डिपार्टमेंट, ये जो है नैब, ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, आपने पता होगा पाकिस्तान में। या जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो ये सब क्या है, ये आपको पता है कुछ डिवीजन है ना, हेल्थ डिवीज़न है, एजुकेशन डिवीज़न है, आपके डिफेंस वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के डिवीज़न है। इसी तरह अगर आप लोग CSS वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं ना, ठीक है, तो ये आता है आपका इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में आप जाते हैं तो देखें कई अगर हम सूबों के मुनासबत से बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न आपके जनाब क्या लगाती है, असिस्टेंट कमिश्नर्स ACDC वगैरह वगैरह सेक्रेटरी तक, ठीक है, और उसके अलावा आपके सेक्शन ऑफिसर लगाती है, सही है। चलें इस चीज़ को छोड़ दें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बस ये याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न आपकी जो है वो प्रमोशन, प्लेसमेंट, कहाँ पर आपने जाना है, किस तरह ट्रांसफ़र होगा, सारी चीज़ें जो हमने एस्ट्रा कोड के अंदर बयान की थी, ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के खाते में। और FPSC क्या है? FPSC जो आपका क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है। अब EST कोड जो मैंने बताया था आपको, ऑन दी अदर हैंड प्रोवाइड्स लॉज, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिन एंड कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। EST कोड जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ये सारे रूल एंड रेगुलेशन बयान करके देती है और इसी ऊपर अमल दरामद करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उन लोगों को लगाती है जो FPSC ने रिक्रूट किया होते हैं। समझ आ गई? मतलब FPSC ने लोगों को रिक्रूट किया, सिलेक्ट करके किसको दे दिया, सिलेक्ट करके दे दिया जनाब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को। अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न उन लोगों को काम कैसे करवाएगी, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको EST कोड प्रोवाइड करेगी। आई होप आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये था हमारा HRM का लेक्चर। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में जो भी क्यूरी है मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको क्यूरी आपकी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो है वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने हमारे जैसे शुरू में बताया था प्ले लिस्ट पर जाएँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन करें और वहाँ पर तमाम के तमाम लेक्चर्स एक बार ज़रूर सुन लें, क्योंकि आपको शुरू से समझ आएगी तभी आप यहाँ पर पहुँच समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, ठीक है, और अपना जो सोशल सर्कल है उसके अंदर जो है वो दोस्तों के साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ताकि उनको भी फ़ायदा हो, जैसे मैं आपको फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, तो आपके दोस्त भी अगर ये पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हें भी बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। और आपको पता है नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास रहने वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।